नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कुछ ऐसे कारकों को दोहराया जिन पर अदालतें दोषियों की सजा की अवधि तय करते समय विचार करती हैं, इससे पहले कि उन्हें छूट दी जा सके। यह फैसला न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, के.वी. विश्वनाथन और संदीप मेहता की 3 न्यायाधीशों वाली पीठ ने सुनाया। इन कारकों में चोटों की प्रकृति, मृतकों की संख्या, अभियुक्त का आपराधिक इतिहास और यह भी शामिल था कि क्या अपराध उस समय किया गया था जब अभियुक्त जमानत पर था। न्यायमूर्ति विश्वनाथन द्वारा लिखित निर्णय में निम्नलिखित बातें दर्ज की गई हैं। उदाहरण के लिए, मामले के लिए सबसे उपयुक्त वर्षों की संख्या निर्धारित करने की प्रक्रिया में जिसे दोषी को भुगतना होगा, जिसके बाद छूट शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। कुछ प्रासंगिक कारक जिन्हें न्यायालय ध्यान में रखते हैं वे हैं: क. उस अपराध के शिकार मृतकों की संख्या और उनकी आयु और लिंग। ख. यौन उत्पीड़न सहित चोटों की प्रकृति, यदि कोई हो। ग. वह उद्देश्य जिसके लिए अपराध किया गया। घ. क्या अपराध उस समय किया गया जब दोषी किसी अन्य मामले में जमानत पर था। अग. अपराध की पूर्वनियोजित प्रकृति। च. अपराधी और पीड़ित के बीच संबंध। छ. यदि कोई विश्वास का दुरुपयोग हुआ हो। ज. आपराधिक पृष्ठभूमि। और क्या दोषी यदि रिहा हुआ तो समाज के लिए खतरा होगा। इसके अलावा न्यायालय ने अभियुक्त की आयु, सुधार की संभावना और पश्चातापपूर्ण आचरण जैसे सकारात्मक कारकों को भी सूचीबद्ध किया। कुछ सकारात्मक कारक हैं: पहला कारक दोषी की आयु, दूसरा दोषी के सुधार की संभावना, तीसरा दोषी का पेशेवर हत्यारा न होना, चौथा अभियुक्त की सामाजिक आर्थिक स्थिति, पांचवा अभियुक्त के परिवार की संरचना और छठा पश्चाताप व्यक्त करने वाला आचरण। अनिवार्य रूप से न्यायालय ने हाल ही में आए रविंदर सिंह बनाम दिल्ली राज्य सरकार 2024-2 SCC 323 के निर्णय सहित 27 मामलों का सर्वेक्षण करने के बाद इन प्रासंगिक कारकों को दर्ज किया। इस मामले की उत्पत्ति एक बच्चे और एक वृद्ध महिला सहित 4 लोगों के परिवार की भीषण हत्या में निहित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी का मृतक की पत्नी लता, जिसे भी चाकू घोंपकर मार डाला गया था, के साथ अवैध प्रेम संबंध था। बाद में आरोपी ने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ मौत की सजा सुनाई। हालांकि जब मामला पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय में गया तो उसने सजा को बिना किसी छूट के 30 साल के कारावास में बदल दिया। प्रासंगिक रूप से उच्च न्यायालय ने स्वामी श्रद्धानंद बनाम कर्नाटक राज्य 200813 SCC 767 के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि न्यायालय कारावास का गंभीर रूप देकर मृत्युदंड से बच सकते हैं। इससे व्यथित होकर आरोपी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, कम सजा की मांग करते हुए। न्यायालय ने पाया कि सजा की अवधि तय करने के लिए कोई सख्त फॉर्मूला नहीं है। हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा कि इस विवेक का इस्तेमाल उचित आधार पर किया जाना चाहिए। कितना ज्यादा है और कितना कम, ये वह कठिन क्षेत्र है जिसे हमने यहां संबोधित करने का प्रयास किया है। जैसा कि सही कहा गया है, कोई सख्त फॉर्मूला नहीं हो सकता। उस बिंदु को निर्धारित करना जिस तक छूट शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, एक ऐसा अभ्यास है जिसे सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए और विवेक का इस्तेमाल उचित आधार पर किया जाना चाहिए। स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। इसके अनुसार न्यायालय ने पहले से तय मामलों का सर्वेक्षण किया, जिसमें स्वामी श्रद्धानंद के फैसले के अनुपात को लागू किया गया है। न्यायालय द्वारा दी गई सजा और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 27 मामलों को लिखकर न्यायालय ने पहले बताए गए अवलोकन किए। उपरोक्त कारकों को वर्तमान मामले में लागू करते हुए न्यायालय ने ये देखते हुए वजन करना शुरू किया कि हत्या पूर्व नियोजित थी। इसके अलावा पीड़ित निहत्थे थे और उनकी बेरहमी से हत्या की गई थी। न्यायालय ने कहा, यह भी ध्यान देने योग्य है कि आरोपी के कृत्य से एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों ने बिना किसी गलती के अपनी जान गंवा दी है। लता, रामचंद्रन और चित्रा को लगी चोटों की प्रकृति इस कृत्य की क्रूरता और निर्दयता को उजागर करती है। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि आरोपी 28 वर्ष का था और उसने अपराध स्थल से भागने की कोशिश नहीं की और न ही आत्महत्या करने की कोशिश की। इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि आरोपी लगभग 18 वर्षों से हिरासत में था और उसे परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई गई थी। यहां तक कि जेल प्राधिकरण की रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया था कि आरोपी का व्यवहार संतोषजनक था। इसे देखते हुए
मसूदा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नागोला के समाजसेवी किशन सिंह राठौड़ की पत्नी व पत्रकार घनश्याम सिंह की काकीसा श्रीमती राज कंवर का 27 मार्च को निधन हो जाने से उनके निजी आवास से कस्बे के मोक्ष धाम पर शरीर को पंच तत्व में विलीन कर समाज की परंपरा का निर्वहन किया। स्वर्गीय राज कंवर के पति किशन सिंह राठौड़, ठाकुर महेंद्र सिंह, टीकम सिंह, भैरू सिंह, फतेह सिंह, शिवदान सिंह, गजेंद्र सिंह, प्रभु सिंह, कुंवर घनश्याम सिंह, देवेंद्र सिंह, युवराज सिंह सहित समस्त राठौड़ परिवार के सदस्यों ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। वहीं पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन होने पर अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले शुभचिंतकों ने एक एक कर चंदन की लकड़ी समर्पित कर इस महान आत्मा को भावभीनी विदाई दी। वहीं शुक्रवार 29 मार्च को निवास स्थान पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर स्वर्गीय राज कंवर की आत्मा को श्री चरणों में स्थान प्रदान करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर स्वर्गीय राज कंवर के सुपुत्रों को पगड़ी बंधवाकर घर परिवार व समाज की जिम्मेदारी निभाने का संकल्प दिलवाया। वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि समाज सेविका राज कंवर की व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके पति तथा परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि स्वर्गीय राज कंवर जी ने धर्म के प्रति समर्पण भाव व मानव मात्र की सेवा की भावना को रखते हुए अपनी संतान को संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचाया, वरन अपने व्यवहार, कार्यकुशलता व धर्मपरायणता की वजह से परिवार, समाज सहित क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। स्वर्गीय राज कंवर अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गई हैं। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने बताया कि श्रीमती राज कंवर ने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की उन्नति में लगाया, बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिलवाई, पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जैसा उनका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उनकी संतानों का है। इनके पुत्र भी अपने स्वर्गीय माता व पिता की तरह पूरा मान सम्मान देते हुए उनकी यथासंभव मदद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनके पति किशन सिंह राठौड़ सहित परिवार के सदस्यों ने स्वर्गीय राज कंवर जी की निष्ठा व ईमानदारी से सेवा करते हुए उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सका है। श्रद्धांजलि सभा में मसूदा विधानसभा के गांव, मजरे सहित व प्रदेश के अन्य स्थानों से आए हुए श्रद्धालुओं व पारिवारिक मित्र इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि जैसा व्यवहार स्वर्गीय राज कंवर जी का था तथा उनके पति किशन सिंह व उनके भतीजे पत्रकार घनश्याम सिंह जी का है, वैसा ही व्यवहार उनके परिवार के अन्य सदस्यों का है, जो सही मायने में एक अच्छे इंसान के जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है। वहीं श्रद्धांजलि सभा के बाद उनके निज आवास पर आयोजित बैठक पर भी रोजाना सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों द्वारा पहुंचकर स्वर्गीय राज कंवर को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ पत्रकार घनश्याम सिंह जी, ठाकुर महेंद्र सिंह, टीकम सिंह, भैरू सिंह, फतेह सिंह, शिवदान सिंह, गजेंद्र सिंह, प्रभु सिंह, कुंवर घनश्याम सिंह, देवेंद्र सिंह, युवराज सिंह सहित समस्त राठौड़ परिवार सहित परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को 5 स्टार प्रेस क्लब के वरिष्ठ पत्रकार राजेश मेहरा, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व पत्रकार अनिल साहू सहित सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर काकीसा राज कंवर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा पत्रकार साथी घनश्याम सिंह सहित राठौड़ परिवार को सांत्वना दी। अजमेर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी भागीरथ चौधरी को मसूदा विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक वोटों से भाजपा जिताने का संकल्प दिलवाया। विजयनगर मसूदा विधानसभा अजमेर लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी बैठक मंडल अध्यक्षों सभी प्रकोष्ठों के वर्तमान व पूर्व पदाधिकारी सरपंच प्रधान के साथ विशाल बैठक का आयोजन किया गया। अजमेर लोकसभा बीजेपी से भागीरथ चौधरी प्रत्याशी है। लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को 5 लाख से अधिक वोटों से जीतना है। भागीरथ चौधरी ने भाजपा के 10 वर्ष के कार्यकाल के विकसित भारत के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। अजमेर जिला देहात के अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा, अजमेर लोकसभा चुनाव के संयोजक वीरेंद्र सिंह कानावत, विधायक मसूदा राकेश पाठक, अजमेर लोकसभा प्रभारी व सुभाष वर्मा ने मसूदा विधानसभा से 1 लाख से ज्यादा वोटों की बढ़त मिले। राजस्थान की 25 सीटों पर विजय, भारतवर्ष में 400 से ज्यादा सीटों पर भाजपा विजय होगी, संकल्प लिया। राजस्थान में अजमेर देहात का भाजपा संगठन बहुत मजबूत है। मसूदा विधानसभा की बैठक में सरिता गैना, नवीन शर्मा, विजयनगर नगर पालिका अध्यक्ष अनीता मेवाड़ा,
सरपंच सुरेंद्र सिंह राठौड़, विनाय प्रधान संपत राज जैन, इंद्रजीत मेवाड़ा, पार्षद मनीष वैष्णव, मोहित गोखरू, राजकुमार आसवानी, अमित मोदी, भारत लाल शर्मा, विक्रम सिंह, मनोहर कोगटा, मधु देवी, जाजू, निकिता जैन, हेमलता मेहता, गणपति मुनीम, मनोज जैन, मुकेश कंवर राठौड़, जिला सह संयोजक मीडिया प्रदीप सिंह भदौरिया, सूरज करण गुर्जर, अमर सिंह राठौड़, मंडल अध्यक्ष अनिल बोहरा, प्रभुलाल चौधरी, योगेंद्र सिंह राठौड़, दाव दयाल शर्मा, हंसराज गुर्जर, जगदेव सिंह, रामदेव पांड्या, दिनेश टॉक, मुकेश प्रजापत, पूनम चंद शर्मा, मदन गोपाल बाल्दी, नवरत्न लोड़ा, मिट्ठू लाल रानका, पूर्व उप प्रधान ब्रिजराज सिंह राठौड़, हरि सिंह, खुमान सिंह, भाजपा संगठन व सभी प्रकोष्ठों मोर्चा के कई सौ पदाधिकारी उपस्थित थे। उक्त जानकारी प्रदीप सिंह भदौरिया ने दी। हमारे संगठन के इस लोकसभा के सह प्रभारी और भीलवाड़ा के सभापति श्रीमान राकेश जी पाटिल साहब, पूर्व जिला प्रमुख पिताजी घेना, हमारे प्रधान जी संपतराज जी लोढ़ा, विनायक सिंह प्रधान जी, विजयनगर नगर पालिका की चेयरमैन साहब पाटिल जी मेवाड़ा, मुकेश कंवर जी जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा मंडल के अध्यक्ष अनिल बोरा, मसला पंचायत समिति के प्रधान सुरेंद्र सिंह जी, मंडल के अध्यक्ष हमारे नागौर के आदरणीय अखराज जी, आसिफ किसान जिला के उपाध्यक्ष, प्रभुलाल जी जाखा, रामगढ़ मंडल के अध्यक्ष, हमारे एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष एस सी मीणा, दयानंद महाविद्यालय में शनिवार को कृषि संकाय की एल्यूमिनी मीट पुरानी यादों को सुन उठा के लगाकर संपन्न हुई। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि दयानंद महाविद्यालय के कृषि संकाय का वैभवशाली इतिहास रहा है। वर्तमान में कृषि संकाय के पुराने विद्यार्थी देश के विभिन्न नामी संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शनिवार को 1979 से 1982 बैच के विद्यार्थियों की एल्यूमिनियम मीट का आयोजन किया गया। इस बैच के 150 विद्यार्थियों ने शनिवार को अपनी कक्षाएं और लैब में जाकर पुरानी यादें ताजा की। महाविद्यालय के उन सभी स्थानों को नमन किया जो उनकी विद्यार्थी समय में कर्मभूमि रही। महाविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि 150 पूर्व छात्र छात्राओं का महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने हिमालय अर्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को अपने विद्यार्थी जीवन की सभी घटनाओं को याद करने के लिए मंच प्रदान किया गया। पूर्व विद्यार्थियों ने अपनी कक्षा, लैब सहित शैक्षिकी भ्रमण से संबंधित अनेक किस्से कहानियों को अपने साथियों के साथ साझा किया और अपने गुरुओं द्वारा प्रदान की गई सीख को याद किया। अपने सभी गुरुजनों को नमन किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की ओर से सभी पूर्व विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। सभी पूर्व विद्यार्थी महाविद्यालय में सम्मान प्राप्त गदगद हुए। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर कृषि संकाय के शिक्षक RL मीना, सत्यपाल पिलानिया, डॉक्टर सीताराम मौर्य, डॉक्टर लाली जाट, डॉक्टर सीमा जाट, डॉक्टर नरेश बिजानिया, इंजीनियर पंकज कुमार, दिगंबर सिंह, केदारी सिंह, सुनील शर्मा सहित अनेक प्राध्यापक उपस्थित थे। सहायक रिटर्निंग अधिकारी मसूदा कुलदीप सिंह शेखावत के निर्देशन में आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सथाना बाजार विजयनगर में छात्र एवं छात्रों द्वारा स्वीप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के संबंध में रंगोली बनाकर एवं पोस्टर एवं निबंध लिखकर जागरूक करने का संदेश दिया एवं साथ ही अपने परिवार एवं आसपास के पड़ोसियों को वोट करने के संबंध में प्रेषित करने हेतु शपथ भी ली। इस दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सथाना बाजार विजयनगर के समस्त स्टाफ मौजूद रहे। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आज सहायक रिटर्निंग अधिकारी मसूदा कुलदीप सिंह शेखावत के निर्देशन में आज राजस्थान दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग मसूदा की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा मसूदा ग्राम में घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं, वृद्ध जन एवं दिव्यांग वोटर को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में 26 अप्रैल 2024 को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने हेतु जागृत किया गया एवं साथ ही मतदाताओं को मत के महत्व के बारे में जानकारी दी गई तथा
साथ ही इलेक्शन विभाग की तरफ से जारी सी विजिल ऐप, वोटर हेल्पलाइन नंबर सक्षम ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत के विदर्भ का अधिवेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्र कुमार वालेजा के नेतृत्व में शुक्रवार 29 मार्च को नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वालेजा ने संबोधित करते हुए कहा कि संगठन पिछले कई सालों से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने के लिए संघर्षरत है। संगठन द्वारा पूर्व में कई बार ज्ञापन देते हुए सरकार से इस अधिनियम को लागू किए जाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं करने पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र कुमार वालेजा ने कहा कि अब संगठन की ओर से देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। गया अधिवेशन में राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट मनोहर चंचलानी व उपाध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा सहित सैकड़ों अधिवक्ताओं ने अपनी उपस्थिति देकर अधिवेशन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अधिवेशन के माध्यम से वालेजा ने आह्वान किया कि अधिवक्ता संघ सामूहिक रूप से तन मन और धन से इस अभियान को सफल बनाएं ताकि अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए इस अधिनियम को लागू करवाया जा सके। कलम के धनी होकर पावरफुल हैं, अगर इनको प्रोफेशनल वर्क दे दिया जाएगा तो ये और डबल पावरफुल हो जाएंगे, लेकिन उनका सोचना गलत है। पावरफुल नहीं होंगे बल्कि वकील जो है निडर होकर काम करेंगे और अपने पक्षकारों को न्याय दिलाएंगे। लेकिन हमारे नेताओं ने जो है वकीलों को, हमारे भाइयों को, बहनों को, किसी को भाजपा के माध्यम से बांट दिया है, किसी को कांग्रेस के माध्यम से बांट दिया है, किसी को आप पार्टी के माध्यम से बांट दिया और हम बढ़ गए। मेरा कहना है, हमारे मंच का कहना है, हमारा उद्देश्य है हम किसी भी पार्टी में रहें, लेकिन जहां अधिवक्ताओं की बात आए तो हमको सब भूलकर सिर्फ काला कोट याद रखना है और काले कोट की मांग को पूरी करना है। हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे मंच का क्लियर उद्देश्य है, न कोई जाति, न कोई रंग, न कोई भेद, सिर्फ काला कोट की सुरक्षा, एक ही संदेश। हम इस पर ही काम कर रहे हैं, इसीलिए आज हमारे मंच से जो है अधिवक्ता जोड़ रहे हैं और उन महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में मंच जो है स्वयं के लिए काम नहीं कर रहा है बल्कि हमारे लिए कर रहा है। और जो मंच के हमारे सिपाही हैं, वकीलों के हित में काम कर रहे हैं, वो खुद के लिए नहीं कर रहे, वो हमारे लिए कर रहे हैं। तो ये अधिवक्ताओं को धीरे धीरे महसूस होना शुरू हो गया है। उनको ये भी महसूस होना शुरू हो गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर रही है, स्टेट बार काउंसिल कुछ नहीं कर रही है। तो एक मंच के माध्यम से सबको एक आशा जागी, उस आशा को जगा के रखना है अपने को और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चाहे जो भी अपना बलिदान देना पड़े हमको वो पूरा करना है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं और आज आपसे भी कहता हूं, और ये मेरा संदेश हर अधिवक्ता को पहुंचाना और उनसे निवेदन करना कि आप मंच के मेंबर बनो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और हमारा मंच कहता है तुम हमारे सदस्य बनकर हमारा साथ दो, हम तुम्हारा खोया हुआ सम्मान सुरक्षा वापस देंगे। ये संदेश आप सब जगह जो अधिवक्ता नहीं आए उन तक पहुंचाएं। और आज इस कार्यक्रम में हम जो मंच के पिलर हैं, सब आज जो हम मेहनत कर रहे हैं अधिवक्ताओं के लिए कर रहे हैं, और जहां तक है कि हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब प्रोटेक्शन लागू होगा तो हमको भी फायदा होगा, वकीलों को भी होगा। तो हम ये भी मान के चलते हैं कि हम स्वयं के लिए कर रहे हैं और अधिवक्ताओं के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस जो हमारा ध्येय है प्रोटेक्शन एक्ट का, इसको हम ये माने कि हम अपने लिए कर रहे हैं, तो हमारे अंदर और ज़्यादा ऊर्जा पैदा होगी, हम और अच्छे एक उत्साह के साथ काम करेंगे। तो मेरा सबसे अनुरोध है आपसे कि आज आप यहाँ पर एक वचन दें कि हर
एक एक हमारा जो मेंबर मौजूद है, कम से कम 5-5 मेंबर जो है 31 मई 2024 से पहले बनाएगा। क्या तैयार है सब? हाथ उठा के एक बार। अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, आवाज दो, आवाज दो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब दूसरी चीज बताऊं मैं आपको, दिल्ली सरकार भारत में एकमात्र प्रदेश है जहां पर वकीलों को उनके फैमिली के साथ, पत्नी बच्चों के साथ 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम की सुविधा दे रही है और उसका सारा खर्चा सरकार उठा रही है। इसी को आदर मानते हुए हमने मध्य प्रदेश में इसका प्रयोग किया था। हमारे राष्ट्रीय सलाहकार दीपक मंजवानी जी ने पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में कि दिल्ली सरकार की तर्ज पर, समानता के आधार पर मध्य प्रदेश में भी वकीलों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, 5 लाख रुपए का मेडिकल दिया जाए। उसमें बीसीआई भी उपस्थित हुई, स्टेट बार काउंसिल भी उपस्थित हुई। उनने कहा कि साहब ये तो हमारा काम है, मंच का क्या काम है, और इस आधार पर हमारी पिटीशन खारिज कर दी। तो हमने राज्य अधिवक्ता परिषद को पत्र लिखा कि भाई हमारा काम नहीं है, आपका काम है, कम से कम आप ही करो। वकील लोग आपको क्यों चुन के भेजते हैं? इसलिए कि आप वकीलों के हित में, कल्याण में काम करेंगे। तो आप ही लगाएं, आप ही लगा दें पिटीशन। तो आज तक कोई काम नहीं हुआ और ना कोई करना चाहता। अखिल भारतीय जनता मंच ही एकमात्र गैर राजनीतिक मंच, प्राइवेट मंच जो पूरे देश में वकीलों के हित, कल्याण, सम्मान, सुरक्षा के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। और हमारे पूरे मेंबर निस्वार्थ भाव से, तन मन धन से वकीलों के हित में काम कर रहे हैं। जहाँ भी वकीलों की जरूरत पड़ती है, हमारे मंच के मेंबर बिल्कुल दिन देखते न रात देखते और उनकी परेशानी में खड़े होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो ये योजनाएं हैं, अन्य अधिवक्ताओं को भी फॉरवर्ड कर उनको हम प्रेरित करें और अपने मंच की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे कि हम और मजबूत हों, हमारी मुट्ठी मजबूत हो। इसके बाद हम सरकार, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, उसको झुकाने में सक्षम होंगे। काफ़ी समय हो गया है, मेरे ख्याल से सबको भूख भी लग रही होगी क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए मैं अब ज़्यादा न बोलते हुए 4 पंक्तियाँ आपके सामने पढ़ूंगा और इसके बाद